और कुछ नाम जो अभी आए हैं वो जरा हम दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि अब लिस्ट जो है वो आ गई है, तो कुछ नामों पर, बड़े नामों पर हम नजर डालते हैं। नजीबाबाद से तस्लीम उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी ने। 159 कुल उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो आज जारी करी है। कैराना से नाहिद हसन, अब इस पर खूब विवाद होगा, ये आप तय मानिए। स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, वो अभी बेल पर बाहर आए हैं जेल से। रामपुर से उनके पिता आजम खान जो अभी जेल में हैं, उन्हें टिकट दे दिया है। और नजीबाबाद से तस्लीम अहमद, ये भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कुल 159 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और उसमें अखिलेश यादव का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर लिखा गया है कि वो करहल मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो नाम, अब इन पर विवाद तो पहले से ही चल रहा था। शायद बीजेपी के हाथ एक हथियार अब लग गया है दोबारा। हथियार शायद पहले था, उसमें धार और लग गई है कि इन लोगों को अब ऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन समाजवादी पार्टी इससे एक बड़ा, धामपुर से देखिए नईमुल हसन जो है वो टिकट लड़ रहे हैं, वो सीट चुनाव लड़ रहे हैं। कांट सीट से कमाल अख्तर को सपा ने टिकट दिया है। मुरादाबाद से मोहम्मद यूसुफ अंसारी को टिकट दिया गया है। हम आपको सारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं। बेहट से उमर अली खान को जो है वो टिकट मिला है और ये नजीबाबाद से तस्लीम अहमद सपा के उम्मीदवार होंगे। तो समाजवादी पार्टी ने बड़ी क्लियरली मैसेज दे दिया कि उनको चुनाव लड़ना है, जहां से जो उम्मीदवार मुफीद होगा उसको वो लड़ाएंगे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव, उनकी पारंपरिक सीट है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। साहिबाद से अमरपाल सिंह, दादरी से राजकुमार को समाजवादी पार्टी का जो है टिकट मिला है। नोएडा से सुनील चौधरी को समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव में उतारने जा रही है। एटा से जोगेंद्र सिंह यादव को सपा का टिकट दिया गया है। गोला गोकरनाथ से विनय शंकर तिवारी, वो भी मैदान में होंगे। लखीमपुर से उत्कर्ष वर्मा, सीतापुर से राधेश्याम जायसवाल, बिस्मा से अफजाल कौसर, महबूबाबाद से नरेंद्र, हरदोई से अनिल वर्मा, उन्नाव से अभिनव कुमार। अलग अलग जाति वर्गों का इसमें मिश्रण देख रहे हैं। ऊंचाहार से मनोज पांडे, फर्रुखाबाद से सुमन मौर्य, पिछड़े भी हैं अगड़े भी हैं। तो यह है समाजवादी पार्टी की पूरी लिस्ट। भोजपुर से अरशद जमाल, छिबरामऊ से अरविंद यादव और कन्नौज सुरक्षित से अनिल कुमार, दिव्यापुर से प्रदीप यादव, औरैया सुरक्षित से जितेंद्र दोहरे, भरतना सुरक्षित से राघवेंद्र सिंह, अकबरपुर रनिया से आरपी खुशवाहा, ये सब टिकट प्रार्थी, इनको टिकट मिल चुका है। कानपुर नगर की कल्याण सीट से सतीश निगम उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के। सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी को टिकट दिया है पार्टी ने इस बार। आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी, कालपी से श्रीराम रप्पाल और बबीना से, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। खैर, तो अब जो बड़े चेहरे हैं उनकी चर्चा एक बार फिर कर ले। कैराना से नाहिद हसनी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, अभी जेल में हैं। स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो अब जेल से बाहर आए थे, और रामपुर से खुद आजम खान को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया गया है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, और सुनील साजन साहब जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं एक सवाल अभी इससे पहले जो चर्चा चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए राकेश जी के पास जाना चाहता हूं। राकेश जी, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी पहले से यह कहती आई है कि आजम खान, उनका परिवार, यह प्रताड़ित किया गया है, इनके ऊपर प्रायोजित मुकदमे लगाए गए हैं। बकरी चोरी का इल्जाम, किताब चोरी का इल्जाम, भैंस चोरी का इल्जाम, यह आजम खान जैसे कद के नेता के ऊपर लगाया गया है। तो वो तो पहले से कह रहे हैं कि यह प्रताड़ित है, तो यह तो सिंपैथी वोट जाएगा उनकी ओर। देखिए, बात ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में न्यायालय अपना काम करती है। जिस देश के लोकतंत्र में न्यायालय ने एक प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उत्तर प्रदेश का न्यायालय था, जिस उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने बड़े धार्मिक मामलों में बड़े निर्णायक फैसले दिए, उस उत्तर प्रदेश के न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। यदि उन पर झूठे आरोप हैं तो उनको न्यायालय बरी कर देता, उनको बाहर कर देता। अब आप कहेंगे न्यायालय को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉकेट में डाल लिया, तो मैं फिर इस कुतर्क का जवाब नहीं दे सकता। एक दूसरा, एक ही परिवार को, क्या समाजवादी पार्टी में कुछ परिवार ही हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या जाति विशेष है जो पार्टी चलाती है? जिस लोकतंत्र में सर्वसमावेशी होने की बात करते हैं और एक किसी धर्म विशेष का वोट लेने के लिए आप उसके अपराधी चरित्र के व्यक्ति को, जिसको आपने खारिज कर दिया, जिसको स्वयं पार्टी ने खारिज किया और उनकी बहन को टिकट देने की बात कही, फिर पार्टी ने उनको वापस लिया, यह बाध्यता क्या है? इसका अर्थ है कि अपराधियों का गिरोह की बाध्यता में आपने उसको टिकट दिया। मैं नहीं मानता भारतीय जनता पार्टी, हमने चैलेंज किया, उन्होंने टिकट दिया। जिन अपराधियों के गिरोह जो समाजवादी पार्टी का सेंट्रल कोर
टीम फॉर्म करता है, उस गिरोह के दबाव में आपने करीना से टिकट दे दिया। ये टिकट देना, देखिए सौरभ जी, दो प्रकार की अपराध होते हैं। एक अपराध मैं और आप करूं और उसका एक व्यक्तिगत प्रभाव होता है, संपत्ति का झगड़ा होता है, पड़ोसी का झगड़ा होता है, केसेज होते हैं, नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहिए, उस अपराध को मैं जस्टिफाई नहीं करता। एक अपराध ऐसा होता है जिससे सामुदायिक जीवन, कानून व्यवस्था, राज्य की कार्यक्रम नीतियां प्रभावित होती हैं। आजम खान और कैराना के कैंडिडेट उन्हीं सामुदायिक अपराधियों के हैं। इसलिए आजम खान का नाम और कैराना के उम्मीदवार का नाम से पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है। ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूं, ये दोनों ही नाम समाजवादी पार्टी के गले की घंटी बज गई। ये जहां जाएंगे वो घंटी बजेगी, दूसरे को दोष नहीं दें। और जहां तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया, उसमें कौन से गलत है? अखिलेश जी ने चुनाव का उद्घाटन जिन्ना के नाम से किया। बताइए, चुनाव उत्तर प्रदेश में है, जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे हैं, कहते इतिहास में जिन्ना को स्थान नहीं मिला। अरे क्या स्थान दें? कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन का कॉल देकर हजारों निर्दोषों की हत्या कराने वाले अपराधी को आप नायक बना रहे हैं। आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं उसके नीचे हैशटैग लिखा हुआ था यूपी बीजेपी के ट्वीट पे, पाकिस्तान प्रेमी अखिलेश। सुनील साहब, आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि अब ये आजम खान, अब्दुल्ला आजम और नाहिद हसन ये आपके गले की घंटी बन गए, जहां जहां जाएंगे बजती रहेगी और इनका अपराध जो है आपराधिक चरित्र दिखाती रहेगी। देखिए, ये गले की घंटी नहीं है, ये हमारी पार्टी के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो आधे अधूरी चीजों को बहस करते हैं, उसका पूरा सच नहीं बताते हैं। क्या नाहिद हसन पर बात कर रहे हैं, तो क्या भाजपा ने बताया कि नाहिद हसन के जो पिता थे वो चारों सदनों के मेंबर रहे हैं? नाहिद हसन खुद विधायक है, नौजवान साथी है, उस पर फर्जी मुकदमे लगा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? और अच्छी बात है, राकेश जी कह रहे हैं कि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ पे दंगे के मुकदमे थे, आप क्या करेंगे उस पे? मारपीट के थे, गोली चलाने के थे, दंगे कराने के थे, जेल में गए थे, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे। जिस पर गौकसी का मामला था, 420 का मामला था, उसे उप मुख्यमंत्री बना देंगे। और मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अपराधी विधायक भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज्यादा अपराधी सांसद भारतीय जनता पार्टी में, देश का गृह मंत्री तड़ी पार, देश का गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचलने वाला, कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं? किसको अपराधी प्रेमी बता रहे हैं? दंगा प्रेमी आप, बलात्कारी प्रेमी आप, देशद्रोही और इंस्पेक्टर की हत्या करने वालों को फूल माला पहनाने वाले आप जी, ठीक। किस पर बात कर रहे हैं? और आज जिस पर बहस हो रही है, जिस पर सुबह शाम तक भारतीय जनता पार्टी गला फाड़ रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है। हाँ। आप याद करिए, मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, नेताजी लगातार सदन में इस बात को बोले हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। इसी बात को डॉक्टर लोहिया जी ने बोला है, इसी बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में साजन साहब उस बहस पे भी आ जाता हूं मैं। दरअसल मुझे भी नेताजी का बयान याद है। नेताजी ने, मैं पूरी कर दूं क्योंकि ये भागेंगे फिर। हाँ। क्योंकि ये राष्ट्रवादी बनते। मैं हाँ। 1 सेकंड में पूरा कर रहा हूं। बोल लीजिए सौरभ जी, 1 सेकंड में बोल लीजिए। और नवंबर 2021 में आज हमारे आपके बीच नहीं है, तीनों सेना के प्रमुख बिपिन रावत जी ने खुद इस बात को कहा था कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो चीन है। तो तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष अगर कहें तो भाजपा चुप नहीं। एक फर्क उसमें आपकी सरकार फर्क सुनील साहब ये है, ये मुद्दा क्यों बन गया? ये मुद्दा क्यों बन गया? मैं आपको बताता हूं। मैंने वो अखिलेश जी का बयान जो है वो छपा था, मैंने वो पढ़ा है। नेताजी का जो आप बयान बता रहे हैं, मैं मेरी याददाश्त में वो बयान भी है। नेताजी ने ये कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने, कि हमारे लिए बड़ा खतरा चीन है। उन्होंने नेताजी ने कहा, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने कहा, जॉर्ज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने भी कहा, सबने ये कहा था। नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारे लिए बड़ा खतरा चीन है। किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन ना होता तो हमारी सारी जंगें पाकिस्तान के साथ नहीं होती। आज भी कश्मीर में और अलग अलग जगहों पर जो आतंकवादी घटनाएं होती है वो सब पाकिस्तान प्रायोजित होती है। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये मुद्दा बना
ये मुद्दा चाहे जानबूझ के या गलती से अखिलेश जी ने इनको दे दिया, ये कह करके कि ये तो बीजेपी की राजनीति की वजह से इनको दुश्मनी करनी है, नहीं तो पाकिस्तान से हमें कोई दुश्मनी। जैसे पाकिस्तान बड़ा पाक साफ है, पाकिस्तान बड़ा अमन शांति वाला देश है, ये संदेश गया ना। देखिए सौरभ जी, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे देश की सेना जिस दिन चाहेगी उस दिन पाकिस्तान 8 घंटे या 12 घंटे में नस्ता नाबूद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा अर्थव्यवस्था हमारी खराब कौन कर रहा है? चाइना। अब ये अलग बहस हो जाएगी। कौन कर रहा है? अब ये अलग बहस हो जाएगी सुनील जी। मैं तो जो मुद्दा आपने कहा कि सुबह से इन्होंने पाकिस्तान घुमाया, जो बात नवंबर आपने कहा कि सुबह से पाकिस्तान को चर्चा में ला रहे हैं, यूपी के चुनाव में ला रहे हैं। मैंने कहा कि वो मुद्दा इनको थमाया गया है, जैसे वो जिन्ना वाला मुद्दा इनको थमाया गया था। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शुक्ला, आपका स्वागत है प्रेम जी। और शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, भाजपा समर्थक है। लेकिन आपको पूरा अनुपात में समय मिलेगा सुनील जी, आप चिंता मत कीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी, अभी आपने सुना सुनील साजन साहब को? नहीं, हमें उम्मीद है जी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनील साजन साहब को आपने सुना। एक तो आजम खान को, नाहिद हसन को टिकट देने में वो कोई अपोलोजेटिक नहीं है, डिफेंसिव नहीं है। झूठे मुकदमे लगाए गए इनके ऊपर। नाहिद हसन एक युवा विधायक है, पॉपुलर विधायक है, आपने उसको लोकप्रियता से डरकर फर्जी मुकदमे में जेल में डाला, उनका कहना है। देखिए, मां भारती को डायन कहने वाले बकरी चोर आजम खान, वो स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। उन पर वो कभी जो है क्षमा प्रार्थी होंगे ही नहीं। तब क्षमा प्रार्थी नहीं हुई जब मां भारती को डायन कह रहे थे, तब नहीं क्षमा प्रार्थी हुई जबकि अभी अभी मामला एक मुजफ्फरनगर में मुस्लिम गुंडे जब जाट लड़की को छेड़ रहे थे और उसका विरोध करने वाले 2 युवकों की जब मुस्लिम दंगाइयों ने हत्या कर दी, तो उन दंगाइयों को पुलिस स्टेशन से छोड़ने का निर्देश यही आजम खान, बकरी चोर आजम खान ने ही दिया था। ये बकरी चोर आजम खान ही थे जो होली के दिन जुम्मे की नमाज पढ़ गई, इसलिए नमाज पढ़ने के लिए होली को रुकवा दिया, हिंदुओं को लाठियों से पिटवाया कि तुम होली क्यों खेल रहे हो, उनके सिर लाल कर दिए, रक्त रंजित करवा दिया, ये आजम खान। और उसी तरह का नाहिद हसन जो ये कहता है कि हिंदू व्यापारियों से मुसलमानों ने सामान नहीं खरीदना है। तो जिनकी जिन्न के जो शिकार हो, जिनको पाकिस्तान, जिसने 25,000 लोग 4 युद्धों में भारत के 25,000 बहादुर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है जी, और जिसके कारण ये बलिदान हुआ, वो शत्रु नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का वोट चाहिए। पाकिस्तान परत शक्तियां, जो एक मुल्लावादी शक्तियां उत्तर प्रदेश में खड़ा करने का प्रयास। आप मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए, आप प्रेम शुक्ला जी, बड़ी ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको ऐतराज जो है, आपको ऐतराज इस बात पर है सर सवाल है, आतंकवाद, सर सवाल है आपसे प्रेम शुक्ला जी। इस्लामी आतंकवाद में 70,000 निर्दोष भारतीयों का, मेरी आवाज जा रही है प्रेम शुक्ला साहब? मेरा सवाल सुन लीजिएगा, सुन लीजिए। कहीं से भी उनका फोन है या नहीं हमारे पास, बता दो। बात तो पूरी करने का अवसर दें और सौरभ जी। अच्छा कीजिए, चलिए कीजिए, मुझे लगा काफी हो गया था, कोई बात नहीं, बोलिए। नहीं, मुझे नहीं, जिस पाकिस्तान ने 26/11 जैसी घटनाएं की, जिस पाकिस्तान ने रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, संकट मोचन मंदिर, रामलला पर हमले करवाए, वो हमारा शत्रु थोड़े है। क्योंकि हमको पाकिस्तान परस्त 15 आतंकवादियों को श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने, सिर्फ चूंकि वो मुसलमान है और मुस्लिम वोट बैंक को प्रसन्न करना है कि तुम पर तो अत्याचार हो रहा है, छोड़ दिया। उसमें से 4 को मृत्युदंड दिया अदालतों ने। ठीक है, तो जो इस तरह का व्यक्ति है उससे अब आप मेरे को बहुत छोटे में एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मैं जानना चाहता हूं आपको ऐतराज किस बात पर है कि इन लोगों ने, आजम खान चूंकि जेल में है और नाहिद हसन भी जेल में है, ऐसे लोगों को टिकट दिया, या इसलिए कि इन्होंने मुसलमानों को टिकट क्यों दिया, इतने मुसलमानों को टिकट क्यों दिया? ऐतराज किस पर है? हमारा कोई ऐतराज ही नहीं है। हम समाजवादी पार्टी को जानते हैं कि जो समाजवादी पार्टी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कांग्रेस के जमाने में रिपोर्ट है कि दाऊद इब्राहिम की ओर से इन्होंने चंदा लिया। असलम पटनी जो बम कांड का अभियुक्त था, इनका कोषाध्यक्ष था। अबू हासिम आदमी जो बम कांड का अभियुक्त रहा है, वो इनका प्रदेश अध्यक्ष है। तो जो लोग बम कांड वालों से चंदा लेते रहे हो, बम कांड वालों को छोड़ते रहे हो, वो आजम खान को नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं अब सुनील जी के पास जा रहा हूं। और संबित पात्रा जी, अब ये प्रेम शुक्ला जी के साथी हैं, वो उन्होंने भी ट्वीट किया है। सुनील जी, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं, अपराधी वही।
नहीं, देखिए, ये कुछ भी कहें, हम किसी दंगाई और किसी बेईमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, किसी अपराधी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। एक दूसरी बात, मैंने एक आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कह रहा हूं, पाकिस्तान भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। चाइना की बात इसलिए कह रहे हैं कि चाइना लगातार पाकिस्तान को सह दे रहा है, और यहां तक नहीं, यूएनए तक उसको ताकत दे रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चाइना है, क्योंकि यह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे। ना तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना भाजपा के प्रवक्ता बोल पाएंगे, क्योंकि दुश्मन दुश्मन होता है। पाकिस्तान को दो खंड इसी देश ने किए हैं। उस समय आप सरकार में नहीं थे जी, तो आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, हमारे देश के सैनिक जिस दिन चाहेंगे उस दिन 12 या 8 घंटे के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है। इसलिए असली लड़ाई चाइना से है, उस पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं। और हमारे नेताओं पर मैं तो कह रहा हूं दावे के साथ, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, सबसे ज्यादा दागी अपराधी विधायक आपके यहां, सांसद आपके यहां, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपके यहां जी। किसको आईना दिखा रहे हो? अच्छा ठीक है, तो कभी आईना देख लिया सुनील करो। साहब देखिए, अभी खुद तो उनके एफिडेविट देख मैं लो। अपना पाकिस्तान वाले विषय से आगे बढ़ रहा हूं। हमने बात उस पर काफी कर ली है, आपने भी कह दिया कि पाकिस्तान भी दुश्मन है। बहरहाल अब वो लूज बॉल थी, इन्होंने उसको हिट मार दिया तो अलग चीज है। वारिस पठान साहब AIMIM से हमारे साथ जुड़ गए। वारिस साहब स्वागत है आपका भी। शिवम भी है, मैं शिवम के पास भी आऊंगा। आपकी पार्टी लगातार कहती रही है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए करती कुछ नहीं, गाती बहुत है, खिलाती कुछ नहीं। और आपने आजम खान साहब का नाम लेकर के भी बार बार कहा कि इनकी जुबान से, समाजवादियों की जुबान से आजम खान साहब के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में एक शब्द नहीं निकलता। आज इन्होंने आजम खान को भी, उनके बेटे को भी अपना प्रत्याशी बनाया है। आज अपना आरोप वापस लेते हैं सपाइयों से। नहीं, देखिए सौरभ साहब, हमने कहा 70 साल से उत्तर प्रदेश के मुसलमान का अपीसमेंट नहीं हुआ है, तुष्टीकरण नहीं हुआ है, उनका शोषण हुआ है। और हमने जो कहा, हमने तथ्य के साथ कहा, हमने लोगों के सामने फैक्ट्स रखे, और फैक्ट से दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज भी सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशन में पिछड़ा हुआ वर्ग है। अब तो हद ये हो गई कि दलितों से भी पिछड़ा हुआ वर्ग वो हो गया है। और ये वारिस पठान तो नहीं कहता, ये तो सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट दर्शाते हैं। और फैक्ट्स के अंदर ये दिखाया है कि आज उत्तर प्रदेश की स्टेट जो सब पूरी ये स्टेट गवर्नमेंट में कितने प्रतिशत मुसलमान जॉब पे है, तो 5% नहीं है। कितने मुसलमान एजुकेशन में, तो 2% से ज़्यादा तो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं वहाँ पर। अब आप दूसरी ओर देख लो तो अगर जमीन जायदाद की बात कर लो तो 5% मुसलमान के पास भी 5 एकड़ के करीब जमीन नहीं है वहां। तो ये किसके राज में हुआ? हम तो वहां नहीं थे। यही तथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो इतने सालों से उत्तर प्रदेश में राज की, उनके राज में ये हुआ। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, तो हमने बिल्कुल कहा कि आजम खान साहब जो उत्तर प्रदेश में थे समाजवादी की तरफ से, जब वो जेल में थे तब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं लेता था। हमारे पार्टी के सदर ने बार बार कहा कि क्यों भाई, क्योंकि मुसलमान इसकी वजह से नहीं करते। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है सौरभ भाई, अब ये चुनाव किस बुनियाद पर लड़ा जाएगा? क्या जिन्ना की बुनियाद पर लड़ा जाएगा, या अब्बा जान, भाईजान, औरंगजेब, चाचा जान वाली बात पर लड़ा जाएगा, 80 बनाम 20 की बुनियाद पर लड़ा जाएगा? क्योंकि दोनों भी, चाहे भाजपा हो चाहे कथाकथित सेकुलर पार्टी हो, ये किसी कोई पब्लिक का मुद्दा लेके आ ही नहीं रहे सामने। इनको ये पता ही नहीं है कि पेट्रोल डीजल गैस के जो भाव है वो सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। क्या पता ये क्या बैलगाड़ी में घूमते हैं, घोड़ा गाड़ी में घूमते हैं, इनको पता नहीं है कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था, वारिस साहब मैं आपको रोक रहा हूं, एक मिनट में ये कहना चाहता हूं आपसे। नहीं ठीक है सौरभ भाई, कि अपने बच्चों के लिए पैसा ये बातें आप भी कहते हैं मन से कई बार, और बैरिस्टर वैसे भी बातें उठाते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आपने जो पार्टियों को टिकट दिए, ऐसा ही नहीं कि आपने सारे मुसलमानों को टिकट दिए, उसमें हिंदू भी हैं, हिंदू मजहब के लोग हैं, उनको भी आपने टिकट दिया है। लेकिन आपकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो मुस्लिम वोट, मुस्लिम एम्पावरमेंट के इर्द गिर्द घूमती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इससे आप भी इनकार नहीं करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले मैं सर्वे कोट करूंगा तो आप कह देंगे गलत है, मैं इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा माहौल बन रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो बटना नहीं चाहता, ना बटेगा, और वो जाएगा इनके पास। और आजम खान को टिकट देकर, नाहिद हसन को टिकट देकर, अब्दुल्ला आजम को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने यह मैसेज दे दिया है। बगल में बैठाया था जब बेल के बाद बाहर निकले थे अब्दुल्ला आजम, अखिलेश यादव ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। अब क्या, अब ओवैसी साहब को कितना वोट मिल जाएगा? नहीं, देखिए हमने 4 लिस्ट अभी तक की निकाली है जिसमें हमने 24 के करीब प्रत्याशियों के नाम जाहिर किए।
उसमें हमने 4 हमारे हिंदू भाइयों को टिकट दिया है। दिया। आइए बीजेपी वाले सबका साथ सबका विकास की बात करते तो इनने क्या किया है, समाजवादी ने क्या किया, ये तो बात की बात है। अब क्यों मुसलमान पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताता हूं सौरभ भाई। आज आप यूपी में चले जाइए, पूछिए यादवों का नेता है तो कहेंगे है, जाटों का नेता है, दलितों का नेता है, मगर वहीं पर आप पूछ लो कि 20% मुसलमानों का कोई अपना नेता है उत्तर प्रदेश में, तो जवाब आपको मिलेगा नहीं है। तो क्यों नहीं है? नहीं तो ये तो कहेंगे अखिलेश यादव है, और अगर आपको मुसलमान चेहरा ही चाहिए तो कह देंगे आजम खान है। नहीं, मैं तो इनसे सवाल करता हूं, चलिए अपने समाजवादी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सीनियर आदमी है, समझदार है, मैं इनसे सवाल करता हूं कि अगर आपकी सत्ता, आप अगर सरकार में आए, सत्ता में आए, तो क्या आप मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? इनके पास जवाब नहीं होगा। जबकि हमने कल ही, सुनिए सौरभ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कल ही हमने एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लॉन्च किया, असद ओवैसी साहब जिसके साथ में है, जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा उसमें है, वामन मेश्राम साहब है। उसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने अनाउंस किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहली मर्तबा में हम 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें एक पिछड़ा वर्ग का होगा ओबीसी और एक होगा दलित भाई हमारा, और उसी में हम 3 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसमें एक मुसलमान भी होगा। इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सच्चाई है क्या? वारिस साहब, इससे पहले आपने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा ना, अगर हम सत्ता में, वो अगर बहुत छोटा मोटा नहीं, वो बहुत बड़ा अगर है। लेकिन आपने जो सवाल इनसे किया, मैं चाहता हूं सुनील यादव उसका जवाब दे दें कि आप, ये बार बार कहा जाता है मुसलमान के 20% मुसलमान, वो आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। एक बार कह दीजिए कि हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे मुसलमान को। देखिए सौरभ जी, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात स्पष्ट की है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, 3 महीने के अंदर हम सबकी जाति जनगणना करा लेंगे और जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी भागीदारी दे देंगे। तो काहे का झगड़ा? क्या हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा दलित सबको बराबर दे देंगे। यह आपकी बात का जवाब हो गया वारिस साहब? देख कहा जवाब दिया इन्होंने। मैंने सिंपल सा सवाल किया कि अगर आप सत्ता में आए तो क्या आप किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? इनके पास जवाब ही नहीं। अगर ये जवाब देंगे तो कल से साजन साहब भी घर चले जाएंगे। नहीं है, बड़ी इज्जत करता हूं, अच्छे देखिए ऐसा है, मगर वो नहीं, समाजवादी पार्टी कभी ऐसा उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। साजन साहब बताइए ना, बना दे कितने मुसलमानों को नेता बना दिया आपने? सुनिए ना, अरे आपके पास आया, उसको भी आपने भगा दिया। एक आया कांग्रेस छोड़ के आपके पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसने तो वीडियो वायरल कर दिया ये बोलते हुए कि मुझे पैर पकड़वा दिए। मैंने कहा था टीवी के माध्यम से भी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, वो हमारे साथ हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये मैंने कहा था। अब जाके क्या पता उनको बुलाते हैं या नहीं, क्योंकि इनकी मजबूरी है। सौरभ साहब, ये बेचारे टीवी में बैठ के क्या बोलेंगे? इनके जो पार्टी के सदर है, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो वायरल है, अखिलेश जी बस में बैठे हैं, रथ में, एक लेडी एंकर उनसे सवाल कर रही है, तो अखिलेश बता रहे ये भी हिंदू, 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 5-6 तरफ उनने दिखा दिया कि सब तरफ हिंदू है, वो बीच में बैठे। तो मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, मुसलमान कहाँ है? नहीं, मुसलमान है ना इनकी लिस्ट में। आज 159 मेरे पास पीछे जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसका डेटा भी नहीं है मेरे पास। मुसलमान आज 159 उम्मीदवार डिक्लेयर किए इन्होंने, उसमें 29 मुसलमान है। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी आरएसएस का चश्मा लगाते हैं। कैसे? इसलिए मैं आपको दिखाई नहीं देगा। मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, साहब देख लीजिए ये कौन सी भाषा है। कहीं ये एक बात मजबूरी समझ सकते हैं, ये ओपिनियन अखिलेश बाबू का जो आरएसएस वाली बातें कर रहे हैं, ये नेताजी के मोहन भगवत साहब के बाद मिलने के बाद तो नहीं हुआ ऐसा। कहीं नेताजी का मोहन भगवत के साथ जो मिले थे बी टीम, उसके बाद तो ये ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे पास तो वीडियो है, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया, घर में बैठ के शिष्टाचार नहीं समझेंगे, वीडियो वायरल है, आप शिष्टाचार कभी नहीं समझ पाएंगे। चले ठीक है, क्योंकि आप नफरत, आंकड़ों की बात चूंकि हो रही थी, उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया मुसलमानों के लिए, चुनाव में क्या किया, तो हमने आपको बता दिया कि आजम खान भी लड़ेंगे, उनकी बेटी भी लड़ेंगे और बहुत सारे और लोग हैं, नाहिद हसन परिवार है वो भी लड़ेंगे। एक मिनट वारिस साहब, आंकड़ा रख दे रहा हूं मैं, आंकड़ा रख दे रहा हूं। आपने पूछा था इन्होंने कितने मुसलमानों के लिए क्या किया। 199, ये मुझे जानकारी दी गई है, 199 टिकट बांट चुके हैं, जिसमें से 38 मुसलमान कैंडिडेट हैं।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पर यह आरोप तो जरूर लगता था और मुझे भी कुछ हद तक सही लगता था कि आप खुलकर मुसलमान की बात नहीं करते थे। आपको शायद डर था कि दूसरा वोट कट जाएगा, लेकिन टिकट देने में मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने ऐसी कोई कमी की है। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों का जिक्र हुआ। खुद ऑफिशियली अखिलेश यादव के नाम का ऐलान उसमें करहल से हो गया। आजम खान चुनाव लड़ेंगे, जेल में है फिर भी, और उनके बेटे को भी टिकट दिया है, और नाहिद हसन जो जेल में, उनको भी कैराना से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। शिवम त्यागी क्या कहेंगे इस पर? सौरभ जी, मुझे तो ऐसा लगता है पहली नजर में अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो ये चुनाव कम और गैंगस्टरों को मंत्री बनाने की प्रतियोगिता कुछ अलग लग रही है कि एक अलग ही लेवल पर गैंगस्टर्स को बड़ा बोल्डली लोकतंत्र में लाकर मंत्री बनाने की एक कयावत है कि आपको जो करना है कर लीजिए। सौरभ शर्मा जी कुछ भी कहें, प्रेम जी कुछ भी कहें, हमें बनाना है तो हमने बना दिया, खैर जनता जवाब देगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने शुरुआत में कहा था कि पाकिस्तान जो है एक लूज बॉल थी, मुझे लगता है वो लूज नहीं थी, वो 2014 से पहले यॉर्कर थी इनकी, लेकिन 14 के बाद एक भगवाधारी बैट्समैन आया और उसने जो वो हेलीकॉप्टर शॉट मारना शुरू किया, वो हर बार बाउंड्री से बाहर जाती है। अब तीसरी बात पर आते हैं। मसला सिर्फ इतना सा नहीं है कि इन्होंने आजम खान साहब को चुनाव में ला दिया, नाहिद जी को चुनाव में ला दिया, लेकिन ये एक रियलिटी है कि आजम खान आज के समय में एक लिस्टेड ऐसे मंत्री हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में अकेले ऐसे मंत्री हैं जिन पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, अकेले ऐसे मंत्री हैं जो 1 साल से लगातार जेल में है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, आप मुझे एक चीज बताइए, जो ये बार बार कहते हैं, अभी वारिस खान साहब यहां पर कह रहे थे कि ये कोई मुसलमानों की बात नहीं करता, सुनील साजन जी कहते हैं कोई पिछड़ों की बात नहीं करता, बहन जी कहती है दलितों की बात नहीं करता। अरे आपकी पार्टियों का आधार ही जाति है। 4 बार मुख्यमंत्री कुल मिलाकर रह चुके हैं अखिलेश जी और मुलायम सिंह यादव जी, आपने क्या किया? कोई जवाब नहीं है। मायावती जी से पूछो तो वो कहती हैं दलितों के लिए कोई काम ही नहीं हुआ। बहन जी आप 4 बार मुख्यमंत्री बनी, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया जी। मुसलमानों की जहां तक बात है उसको लेकर खुलकर लगातार पार्टियां बोलती रही हैं। मेरा मानना है कि जब इस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक लोकतंत्र में खास तौर पर लोगों को और जनता को यह लगता है कि अगर यह हो सकता है 100 मुकदमे वाले, और एक चीज मैं लास्ट में और कहना चाहता हूं, मुकदमे फर्जी हो सकते हैं लेकिन इस देश में कोर्ट्स हैं और वो लगातार इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाकर रखते हैं। ठीक है। या तो सुनील साजन जी जो हैं कोर्ट्स में विश्वास नहीं करते, और अगर करते हैं तो मुझे लगता है मानना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। मैं आपकी बात का उत्तर लूंगा इनसे भी, और वारिस साहब का भी आपने नाम लिया, उनसे भी। समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट पर हमलावर है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसमें नाम है आजम खान के और नाहिद हसन के। सुनील यादव जी जवाब दीजिएगा जरा शिवम त्यागी की बात का। उनका कहना है सपा ने ठाना है हमें गैंगस्टर को मंत्री बनाना है। देखिए मैंने पहले ही कहा और मैं आपके बड़े चैनल पे ये कह रहा हूं, हम किसी भी दंगाई अपराधी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। हम किसी भी गौकसी और दूसरे की पैसे हड़पने वाले को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, अरे खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए आपके कितने दागी विधायक हैं, कितने दागी मंत्री हैं, कितने दागी सांसद हैं। जिस आपकी सरकार में तो गृह मंत्री ही, जिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो एक तड़ीपार है, हालांकि दूसरा भी तड़ीपार है, लेकिन वो किसानों का भी हत्यारा है। तो कौन बात कर रहा है? आप ये तो देखिए ना, सवाल कौन कर रहा है? जो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीन लें, जो कोरोना महामारी में बेईमानी कर जाएं, सारे विभाग लुट गए सिर्फ इस नाते कि अरे भाई बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, पूरा प्रदेश लुट गया लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदार। जवाब ले लूं मैं प्रेम जी का? सारे मंत्री बेईमान, मैं जवाब ले रहा हूं, जवाब ले रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी उत्तर दें। मुख्यमंत्री ईमानदार, ये कौन सी परिभाषा है? जी सुनील जी, बेहिसाबी संपत्ति के मामले में अभियुक्त कौन है? बेहिसाबी संपत्ति के मामले में सीबीआई का फर्जी दस्तावेज जमा करने वाला अखिलेश सिंह यादव जैसा आपराधिक व्यक्तित्व कौन है? तो अखिलेश सिंह यादव को भी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बना रहे क्या? समाजवादी पार्टी इस बार अखिलेश सिंह यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव जिन्होंने समाजवादी पार्टी की संस्थापना की, उनका कहना था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल में उनके एनकाउंटर की तैयारी थी क्योंकि उन पर डकैती के मामले थे। शिवपाल सिंह यादव पर तो तमाम अधिक मामले रहे हैं। और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में श्रीमान अखिलेश सिंह यादव से एक प्रश्न पूछा था कि कन्नौज के उस मिश्रा के बालक का गर्दन का गला कटवा कर उसका सिर किसने बनवाया था? वो आपराधिक वृत्ति थी कि नहीं थी? और जो आतंकवादियों को मृत्यु दंड प्राप्त करने वाले आतंकवादियों को मजहब के आधार पर छोड़ दें, उनको कोई जो है कानूनी एवं व्यवस्था की स्थिति पर
बोलने का अधिकार शेष बचता है क्या? ठीक है। और जो लोग बेहिसाबी संपत्ति के मामले में श्रीमती कोई भी सोनिया जवाब गांधी के नहीं चरणों है में इनके पास। नाक इन्होंने रगड़कर पिछड़े स्वयं को दलितों का बचाने आरक्षण में क्यों छीना, धन्य पाते रहे हो, भ्रष्टाचार पे नहीं उनको बोलेंगे, जो है महंगाई पर नहीं नैतिकता बोलेंगे, बात करने का बेरोजगारी कोई पर नहीं अधिकार बोलेंगे। धैर्य क्यों खो रहे हैं? अरे किसी सुनील यादव जी, सवाल का धैर्य जवाब क्यों तो खो दे रहे दो। हैं? सुनिए। वारिस पठान साहब, पहले तो आप इसी बात पर अपनी बात बताइए कि जब बीजेपी कहती है कि आजम खान गैंगस्टर है, नाहिद हसन गैंगस्टर है, नाहिद हसन दंगा कराने वाला है, तो इस पर क्या कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा सौरभ भाई कि बीजेपी जो है ना, ये मास्टर ऑफ गैंगस्टर है, मास्टर। इनके पास तो समझ लो पूरा माफिया है। ये आप अगर अभी की असेंबली देख लेते हो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तकरीबन 140 के करीब जो इनके सिटिंग एमएलएज है, मिनिस्टर्स है, उनके ऊपर संगीन से संगीन अपराध है। इसमें रेप के मामले हैं, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है। तो बताइए कौन इतना बड़ा अपराधी हुआ? और इनका जो एमओएस टेनी साहब, जिनके घर में साजिश रची गई, उनके ही बेटे ने साजिश रची, थार गाड़ी लेके गए, हमारे मासूम किसान जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कुचल के मार दिया गया। और ये मैं नहीं बोलता हूं, चार्जशीट दर्शाता है, एसआईटी का रिपोर्ट आ गया है कि जो गन यूज हुआ था वो भी टेनी के बेटे की है। तो इनसे बड़ा गैंगस्टर कौन हुआ जिसने मासूम किसानों का कत्ल कर दिया? और शर्मनाक उससे बड़ी बात यह कि आज भी वो एमओएस मोदी जी के साथ बैठा हुआ है और इत्तेफाक से हमारे देश का गृह मंत्री है, एमओएस वो है। तो सोचिए कहां कातिल है कहां नहीं है। अब आपने कहा मुसलमानों का दुश्मन कौन, तो मैं एक साफ तरीके से बताता हूं साहब, बीजेपी तो है ही, सामने से हमला करती है, चाकू घोंपती है, मगर कुछ और कथाकथित पार्टियां भी कम नहीं है, इन्होंने भी मुसलमानों की पीठ में खंजर ही भोंका है। तो मैं जो 70 साल की बात करता हूं सौरभ भाई, मेरी तो इतनी उम्र नहीं है, मगर आंकड़े हैं, आंकड़े में बता रहा हूं आपके सामने के मुसलमानों को आज भी ये सिर्फ दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रमजान होता है, ये जाके खजूर खाते हैं, फिर जो टोपी पिनाते हैं ना मुसलमानों को, ये मास्टर ऑफ टोपीबाज लोग हैं ये। मगर अब मुसलमान जाग गया है, आप जाग चुका है। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान को उत्तर प्रदेश इसको जरा समझाइए। ये कहना तो बड़ा आसान है वारिस पठान साहब, ये हमको चुनाव की रैली में कहना बड़ा आसान है, और आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कहेंगे, आपका हक है। और जो लोग कहते हैं कि आपको बी टीम डी टीम आप वोट काटने वाले हैं, मैं कहता हूं हर किसी का हक है, आपका हक है, आप लड़े, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन यह फैक्ट है कि बीजेपी को हराने वाला जो भी दल या गठबंधन होगा वो बगैर मुस्लिम वोट के नहीं हरा सकता। और आज क्या मुसलमान, और बिल्कुल सुने मेरी बात कंप्लीट हो गई। एग्जांपल देखता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक आप बताइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये जो बोलते हैं ना हमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, तो सुनिए सौरभ भाई आप भी, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, हम पूरे भारत के अंदर 3 जगह पे लड़े। असद साहब लड़े हैदराबाद से, अख्तर ईमान साहब लड़े बिहार से, महाराष्ट्र से लड़े इम्तियाज जलील औरंगाबाद से। 30 साल का भाजपा और शिवसेना का जो उम्मीदवार था, ये शुक्ला जी को मालूम है, उसको हमने हरा के फेंका है। 30 साल के सिटिंग एमपी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हराया। तो क्या हमें ताकत नहीं है हराने की? नहीं, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं वहां आपकी, अरे वहां आपने जमीन तैयार की थी अपनी। जरा प्रैक्टिकल बात करें ना वारिस साहब, प्रैक्टिकल बात करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होकर बात करने से कोई मतलब नहीं। हम जीतेंगे नहीं, आप 100 सीट लड़ रहे हैं। मैंने तो क्या कहा, मैंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना है तो वो काम मुस्लिम वोट के बगैर नहीं हो सकता, मैंने ये बोला। और ये बात मुसलमान भी जानता है, जो भी जी ठीक है, तो वो नहीं, तो वो अरे साहब हमारा तो, आप इनके मोर्चे में नहीं है ना, इनकी ताकत की और आपकी ताकत की तुलना नहीं हो सकती ना। हमारा, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम की तुलना हो सकती है क्या? ये 2 थे, आज 350 पे पहुंच गए। वक्त लगा ना, नहीं कर सकते भाई साहब, वक्त लगा, इंशाल्लाह देख लेना सौरभ, वक्त लगा। मैं कहां कह रहा हूं नहीं कर सकते आप, मैं क्या कह रहा हूं आप नहीं कर सकते, जीतेगा। मैं कहां कह रहा हूं नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं इस 10 फरवरी से जो वोट पड़ेगा तब आप में और इनमें अंतर है या नहीं है, ये ईमानदारी से बताइए। देखिए अंतर ईमानदारी से बताता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना माइंड बना लिया है। इस मर्तबा वो बदलाव चाहती है, हिस्सेदारी चाहती है,
और कोई नथिंग इज इम्पॉसिबल इस दुनिया में सौरभ भाई। अगर भाजपा 200 से 350 तक पहुंच सकती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इस मर्तबा इनकलाब उत्तर प्रदेश से शुरू करेगा। और चलिए मैं इतना तो मैं मान सकता हूं, इतना तो मैं मान सकता हूं कि आपको कुछ वोट मिलेगा। मैं ये भी मान सकता हूं कि आप 100 सीट लड़ाएंगे, आप कुछ सीटों पर जीत भी सकते हैं। ये क्यों ज्यादा वोट मिलेगा? ठीक है। लेकिन उसके बाद मान लीजिए इनको आपकी जरूरत पड़ती है सुनील यादव को, फिर देखिए साहब बारिश आने दो फिर छाता खोलेंगे। आज से छाता खोल के क्यों चलेंगे? अरे अभी आप इनसे अच्छा ये अच्छी बात नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि ये अभी आप कह रहे थे वादा करें कि ये उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये भी कह देंगे भाई इन्होंने भी तो यही कहा, आ जाए नतीजों के बाद देख लेंगे। आ जाने तो नतीजा आ जाने तो फिर देखेंगे सौरभ भाई, आपके चैनल पे बैठ के रिजल्ट बताएंगे आपको किसके साथ जाना नहीं जाना। तब मैंने कहा ना कि जब बारिश गिरेगी तब छाता खोलेंगे और प्रोटेक्शन में आराम से काम करेंगे। जब तक उत्तर प्रदेश की जनता ने तो माइंड बना लिया है। अच्छा मैं आपको बोल देता हूं इस मर्तबा बीजेपी पूरी तरह हारने वाली है। योगी सीएम नहीं बनने वाले। हमको अच्छे चांस है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, कामयाबी हासिल प्रेम शुक्ला जी, चलिए इनकी भविष्यवाणी हो गई कि योगी तो सीएम नहीं बनेंगे, बाकी जो होगा देखेंगे। देखिए सारे पाकिस्तान परस्तों को योगी के भगवा से प्रॉब्लम है। अभी आजम खां की बात आई तो चूंकि उसका जो है मुसलमान है, आजम खां तो अपराधी नहीं है। नाहिद हसन मुसलमान है तो अपराधी नहीं है। एक सोच इस देश में काम करती है जो याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को अपराधी नहीं मानती, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी को अपराधी नहीं मानती है, अबू हासिम जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को नेता मानती है, वो आजम खां को जो है। लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जिनके खिलाफ कुछ राजनीतिक मामले रहे होंगे, उनको जो है आप तत्काल जो है उनके विरुद्ध बात करने लगेंगे। तो इनका सपना है। अभी ये वारिस पठान जी कह रहे थे कि हमको बहुत सीटें मिल जाएंगी। वारिस पठान जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई और भारतीय जनता पार्टी 2014 में 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी और 2014 में 282 सीटें हो गई। और आपकी जो पार्टी है उसकी स्थापना 1950 की है। 70 साल में 3 सीट पे पहुंचे हैं आप। तो आपको शुभकामना है, आप प्रयास करें 300 सीटों पर पहुंचने का। हम नहीं कुछ कह रहे, लेकिन आप जिस आधार पर, जिस तरह से आप मुसलमान अगर आतंकवादी भी हो तो भी वो आतंकवादी नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और हिंदू अगर योगी भी हो तो योगी होने पर भी उसको दंड दे देना चाहिए। ठीक है, यह जो आपकी भेदभावपूर्ण नीति है, ये आपका आरोप दोनों पर है प्रेम शुक्ला जी, ये आपका आरोप वारिस पठान और सुनील यादव दोनों पर है। भारत की जनता योगी के साथ खड़ी है और जो लोग आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, हाँ, उनके विरुद्ध खड़ी है। नहीं, ये आरोप आपका इन दोनों पर है निश्चित तौर पर। अच्छा तो ठीक है, मैं फिर दोनों से जवाब ले लेता हूं। पहले सुनील जी जवाब दे दें पहले। ये इसलिए कि मुसलमान से छोड़ देंगे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ, देखिए सौरभ जी, मैं केवल ये कहूंगा, उनको अपराधी कहेंगे, उनके लिए मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान। प्रेम जी सुन लीजिए, सुन लो भाई, बोलिए सुनील जी, बोलिए आप। देखिए मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान है, लेकिन आप बताइए क्या कोई योगी व्यक्ति पिछड़ों का आरक्षण छीन सकता है? क्या कोई जो सच में योगी है दलितों का आरक्षण छीन सकता है? जो सच में योगी है, क्या एक जिस बेटी के साथ अन्याय होता है उन दरिंदों को राष्ट्रवादी बता सकता है, बेटी को रात में जलवा सकता है डीएम और कप्तान को लगा करके? क्या कोई योगी बेरोजगारों के खिलाफ लाठी चलवा सकता है? प्रेग्नेंट महिलाएं, लड़कियां, उनके पेट में लात मारी योगी के पुलिस ने, क्या वो व्यक्ति योगी हो सकता है? हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मठ के वो संत हैं, संत होने के नाते उनका सम्मान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रहते पिछड़े दलितों पर अत्याचार करने पर उनको माफ नहीं किया जाएगा, किसानों को धोखा देने पर उनको माफ नहीं किया जाएगा, दरिंदों को राष्ट्रवादी बताने पर। समय चला गया है। शिवम त्यागी एक चाहता हूं आपको जवाब शिवम त्यागी दें, फाइनल कमेंट का वक्त है बस शिवम। होने जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सौरभ जी कि मैं फिर से वहीं एक बात से शुरू करूंगा कि पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए अगर आपने कुछ काम किया होता तो ये 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपको ना आज भी उसी पर चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, कुछ होता। उत्तर प्रदेश में पार्टियां कुछ इस तरह से हैं कि अगर समाजवादी के पास जाओ तो ये बताते हैं मैंने मुसलमानों और पिछड़ों के लिए काम किया,
अगर आप वारिस जी के पास जाएंगे तो वो मुसलमान करेंगे। शायद प्रेम जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास जाएंगे तो उनकी योजनाओं में कमोबेश सभी एक जैसे मिलेंगे और सभी को घर और सभी को सारी सुरक्षाएं मिली होगी। एक सबमिशन मेरा आपसे सौरभ जी ये भी है, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं समाजवादी के प्रवक्ता से, कि एक व्यक्ति का कन्विक्ट होना, एक व्यक्ति का ट्रायल में होना और एक व्यक्ति का क्लोजर रिपोर्ट फाइल होकर क्लीन हो जाना, इन सब में बहुत फर्क है। आप टीवी पर बैठकर आदरणीय गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिए जुमलेबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा सबूत या एक ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सारे केसेस क्लोज हैं और कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। आपके मुख्यमंत्री आया करो, जो थोड़े थे आंकड़े समझ और के आया आपके जो करो, नेता करप्ट अच्छा लगेगा जो बोलने में। गैंगस्टर्स हैं उन पर मुकदमे क्या चल रहे गवारों हैं की तरह बयान देते नाहीद हो? हसन चलिए छोड़िए। पकड़ा है। अच्छा, समय कोई इतना नहीं ही कर था, सकता, ये लेकिन सच्चाई अब चूंकि लड़ाई जो है उसमें बहुत सारे जो ये सैनिक हैं, सेनापति तो मैं पता है कौन कौन है, सैनिकों की लिस्ट भी अब आ गई है, तो अब चर्चा आज से जो है वो और ज्यादा धारदार होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, सुनील यादव जी, वारिस पठान साहब और शिवम त्यागी जी, आपका हमें समय देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।